हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो सेशन होने वाला है, आज के सेशन में हमने जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज को हम पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं और हम हमारे वेक्टर कैलकुलस में आगे मूव करने वाले हैं। मींस हमको अभी वेक्टर डिफरेंशियल कंप्लीट करना है। वेक्टर डिफरेंशियल के बाद हम वेक्टर इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर इंटीग्रल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और उससे क्वेश्चन आना तय है। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए जो भी नोटिफिकेशन से सारी चीजें आपको बता देता हूं कि आपके लिए गाइस, यस, आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच आ चुका है। यस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच आ चुका है और वह स्टार्ट कब से हो रहा है? 15th ऑफ जून से। यस गाइस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच आ चुका है जो कि 15th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है। नाउ आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, यहां पर आप देखिए, आप अगर मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट है देन आई एम हेयर। यस, आई एम हेयर टू हेल्प यू इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, रैंक इंप्रूवमेंट बैच में आपके लिए एप्टीट्यूड एंड अगर उसकी बात की जाए तो आपके लिए मैं मैथमेटिक्स के लिए मैं आपके लिए बैठा हूं। मींस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप किसी भी ब्रांच के हो, चाहे आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, डबल ई ब्रांच के हो, आईएन ब्रांच के हो, चाहे आप एमई ब्रांच के हो, आप किसी भी ब्रांच के हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए मैं आपके लिए हूं। आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ही पढ़ाने वाला हूं। नाउ चाहे आप सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हो, आई एम हेयर टू हेल्प यू। यस गाइस, इसीलिए आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, चाहे आप आईएन, किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अगर अच्छी कमांड चाहिए, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में चाहते हैं कि आपके नंबर आए और आप जो है गेट एग्जाम, जिसमें कि अगर मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट देखा जाए तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, और उसमें अगर आप रियली अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए। नाउ नाउ क्वेश्चन अराइज कि सर, अन अकेडमी पर हमको जब सारा कंटेंट यूट्यूब पर मिल रहा है हमको, तो हमको अन अकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत क्या है? यस गाइस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है यूट्यूब पर और आपके लिए अन अकेडमी में। और वह डिफरेंसेस क्या है? फर्स्ट थिंग, डेली लाइव क्लासेस ऑन अ फिक्स्ड टाइम। यस गाइस, यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती है, वह भी एक फिक्स्ड टाइम पे। मींस टाइम कभी चेंज नहीं होता। मींस अगर बात की जाए एक मंथ पहले, आपको पहले ही पता चल जाता है कि जो शेड्यूल टाइम क्या है और वही टाइम पे आपकी क्लासेस रहती है, ताकि आपको ये फिक्स कर लें आपकी इस टाइम पर आप अपनी कंसिस्टेंटली उन क्लासेस को ज्वाइन करें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए होता है? आपकी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। सेकंड थिंग इज क्रैश कोर्स। यस गाइस, क्रैश कोर्स की अगर बात की जाए तो क्रैश कोर्स फैसिलिटी आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसको फाइनल फिनिशिंग देने के लिए स्टार्ट किया गया। यस, क्रैश कोर्स से आपने जो भी पूरा प्रिपरेशन किया है, रिवीजन टाइम पे अगर आप बात की जाए तो कुछ स्टूडेंट्स को रिवीजन करना नहीं आता, तो वह सारी चीज आपको क्रैश कोर्स के थ्रू मिलती है कि यस, आपको रिवाइज ऐसे करना है। नाउ थर्ड थिंग इज रैंक इंप्रूवमेंट बैच। यस गाइस, थर्ड थिंग इज रैंक इंप्रूवमेंट बैच। यस गाइस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है। यस गाइस, सारी चीजें टाइम से स्टार्ट होती। क्रैश कोर्स अगर बात की जाए तो सितंबर अक्टूबर में आपके लिए क्रैश कोर्स आ जाएगा। अभी अगर बात की जाए तो आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच चल रहा है कब से? 15th ऑफ जून से। यस गाइस, 15th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है रैंक इंप्रूवमेंट बैच। चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, चाहे आप डबल ई ब्रांच के हो, चाहे आप आईएन ब्रांच के हो, इंस्ट्रूमेंटेशन, सारे उसके में अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट और सारी जगह में ही पढ़ाने वाला। तो आप लोगों को क्या करना है? आपको जब भी जुड़े आप एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करें, क्योंकि आप अगर इसको यूज करते हैं तो आप मुझसे जुड़ जाते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम रहती है वह मुझसे आप कब जब चाहे जब हम डिस्कस कर सकते हैं। सारे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना, जो भी आपके मैथमेटिक्स और बाकी ब्रांचेस में भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो उनको सॉल्व कराने का इश्यू, जो भी चीजें आप मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। नाउ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज की। यस गाइस, कुछ स्टूडेंट्स कंफर्टेबल रहते हैं हिंदी में, कुछ स्टूडेंट कंफर्टेबल रहते हैं इंग्लिश में, और उनको अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो उनको कंटेंट जो है यूट्यूब पर कहीं पर आपको हिंदी में मिलता है, कहीं पर इंग्लिश में मिलता है, तो वह कंफर्टेबल नहीं रहते। तो आपके लिए अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको दोनों चीजें, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों में मिलता है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाउट क्लियरिंग सेशन। यस, doubt clearing session every fourth session. Yes guys, every fourth session on an academy is doubt clearing session. अगर बात की जाए तो आप अगर YouTube से देखते हैं, अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं या फिर किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, आपके डाउट रह जाते हैं, तो आपको वह क्लियर करने के लिए जो है आपके पास टाइम वो नहीं रहता कि आप किस टाइप से क्लियर करें।
यस आपके पास पाथवे नहीं रहता कि उसे आप कैसे क्लियर करें, बट अन अकेडमी पर एवरी फोर्थ सेशन इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। आप जो भी आपने 3 सेशन में पढ़ा है उसमें अगर कोई भी डाउट आता है या फिर आपने पहले का भी पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट आता है तो उस डाउट क्लियरिंग सेशन में चौथे दिन आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड नाउ नाउ फाइनल टेस्टिंग इज वीकली टेस्ट। जो भी पूरे वीक आप पढ़ेंगे उसका वीकली टेस्ट होता है। उसके अगर बात की जाए जब पूरे मंथ आप जो पढ़ते हैं उसके लिए मेगा टेस्ट होता है, ताकि आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसको आप टेस्ट कर सके कि आपने कितना एडवांटेज लिया है, कितना आपके कहां पर आप दूसरे के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करते हैं। इन सारी चीजों के लिए आपको अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना। और गाइज मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको ये सारी फैसिलिटीज यूट्यूब पर नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी। और वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके लिए डाउट क्लियरिंग जो है, डाउट क्लियरिंग के साथ साथ अगर यहाँ पे बात की जाए तो लाइव पूलिंग भी होती है। लाइव पूलिंग में क्या होता है, लाइव पूलिंग आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्पीड और एक्यूरेसी ऐसी चीजें हैं कि जिसको आप एक दिन, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन में आप नहीं ला सकते। अगर आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए ताकि आपकी स्पीड भी अच्छी रहे और एक्यूरेसी भी अच्छी रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अन अकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, इसमें यहाँ पर आपकी लाइव पुलिंग होती है। और अगर आपको इसका ट्रायल देखना है तो आप स्पेशल सेशंस में आइए, जस्ट हाफ एन आवर क्लास कंप्लीट होने के जस्ट हाफ एन आवर बाद आइए, आपको मैं लाइव पुलिंग बताता हूँ। यस अगर बात की जाए तो आपकी जो स्पेशल सेशंस चल रहे हैं, आप उन स्पेशल सेशन में लाइव पुलिंग को देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इस आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए। नाउ रैंक इंप्रूवमेंट बैच के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं गाइज, आप बिल्कुल भी लेट मत होइए। जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है, उन ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो बाकी स्टूडेंट हैं वह डिटेल्ड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मींस आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन विदाउट एनी डिले लेना है। जैसे अगर किसी एग्जाम के लिए कहा जाए तो अपन हम लोग कहते हैं कि 8 मंथ रिमेन है। यस 8 मंथ रिमेन है, बट अगर मैं मैथ इसकी बात करूं, गेट एग्जाम और ईएससी एग्जाम के लिए कहूं तो आप कहेंगे ओनली 8 मंथ। यस क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, इस जितना टाइम कम है उतना ही आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप अभी बहुत पीक टाइम है कि आप इस टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन की, क्योंकि सारी चीजें अभी स्टार्ट ही हुई है, अब ये सारी चीजें आपके लिए लास्ट रहने वाली है कि यार इसके बाद आप डिटेल्ड में भी पीछे हो जाएंगे, रैंक इंप्रूवमेंट बैच में भी पीछे हो जाएंगे, तो लाइव आप नहीं देख पाएंगे। तो आप जो भी एडवांटेजेस लेना है तो जल्द से जल्द लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। नाउ वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट कि अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि सर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हूँ, ईसीई ब्रांच का हूँ, मैं आईएन ब्रांच का हूँ, मैं मैकेनिकल ब्रांच का हूँ, सिविल का हूँ, मैं सर आपका कूपन कोड क्या सारी ब्रांचेस में वैलिड है? यस गाइस, सारी ब्रांचेस में कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव वैलिड है। क्योंकि अगर आपको कोई, क्योंकि दिस इज अ कूपन कोड, और ये कूपन कोड आपको एज अ पल्लव लाइव क्यों यूज करना है, क्योंकि इससे हमको ये रहता है कि आपको हमें सपोर्ट कर रहा है, तो आपको एज अ सपोर्टिव उसमें दिखाने के लिए कि यस यू सपोर्ट मी, इसके लिए आप एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए। उससे आपके मैं एडवांटेजेस भी बता चुका हूं, और इससे आपको क्या रहेगा, इससे ये रहता है कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, आपको बाकी सारी चीजें, और आपको मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। यस ओवरऑल कूपन कोड इज नथिंग बट टू सपोर्ट मी, टू शो सपोर्ट टू। इसीलिए आपको क्या करना है, विदाउट एनी डिले जल्द से जल्द ज्वाइन होना बाय अ कूपन कोड पल्लव लाइव। चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहले अभी तक हम क्या कंप्लीट कर चुके थे, अभी तक हम कंप्लीट कर चुके थे क्या, हम सारे उसमें प्रॉपर्टीज देख चुके थे, किसकी, पोजीशन वेक्टर की प्रॉपर्टीज देख चुके थे, और हम डबल ऑपरेटर्स के साथ भी प्रॉपर्टीज देख चुके थे। मींस ग्रेडियंट, कर्ल, कर्ल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, ये सारी प्रॉपर्टीज देख चुके थे। बट अब क्या टाइम आ चुका, अब हम उसकी करते हैं प्रैक्टिस, वन बाय वन उन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डेल स्क्वायर 1/r, इसकी वैल्यू निकालना है। मींस आपका लाप्लास ऑपरेटर यहाँ पे यूज करना है। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप करें तो आपको मैं इसके लिए 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। और गाइस सबसे पहले तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए। जो लोग अभी नए हैं, जो भी लोग नए हैं वह कुछ देर बाद सेशन को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है। यस आई नो आपको सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है, तो आप लोगों, बट लाइक जरूर करना है। और जो लोग पहले से हैं वह लोग तो लाइक कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंटेंट आपको सारी चीजें बेस्ट फॉर्म में मिल रही। तो इन सब के लिए अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए कि आप सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड।
लास्ट 5 सेकेंड्स। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। नाउ टेल मी, मुझे तो ये बताइए ये डेल स्क्वायर क्या है। नाउ टेल मी ये डेल स्क्वायर क्या है। दिस इज नथिंग बट लाप्लास ऑपरेटर। दिस इज नथिंग बट गाइस लाप्लास ऑपरेटर। नाउ टेल मी, लाप्लास ऑपरेटर का मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूं क्या। डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज नथिंग बट, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज नथिंग बट एफ डबल डेस ऑफ आर प्लस ऑफ 2 बाई आर एफ डेस ऑफ आर। यस, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है गाइस, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में सारी चीजें रखनी है, करिए। अगर बात की जाए डेल स्क्वायर 1 बाई आर इज इक्वल टू, अब आपसे कहें कि आपको क्या करना है, 1 बाई आर का डबल डिफरेंशिएशन करना है प्लस ऑफ 2 बाई आर इंटू 1 बाई आर का सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करना है ना। वन इसका डिफरेंशिएशन अगर हम एक बार करते हैं तो इस डिफरेंशिएशन इज कम आउट टू बी माइनस 1 बाई आर स्क्वायर सिंगल टाइम डेरिवेटिव प्लस ऑफ 2 बाई आर, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। नाउ दिस एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कितना है, डबल डेरिवेटिव है। तो नाउ वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन इज 2 बाय आर का क्यूब माइनस 2 बाय आर क्यूब। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0। टेल मी कितने स्टूडेंट्स का आंसर आ गया था ये 0, जल्दी से बताइए कितने लोगों का ये आंसर 0 आ चुका था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको यह था कि आपको लाप्लास ऑपरेटर का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वह आपको याद है या नहीं, उस चीज के लिए आपको यह क्वेश्चन दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इफ mod of vector f is equals to r to the power n, then del of f vector is equals to 0, then value of n, then the value of n is, then the value of n। डायरेक्ट कोई भी अभी तुक्का नहीं लगाएगा, कोई भी तुक्का नहीं लगाएगा, सभी लोग सही से सॉल्व करिएगा। चलिए 1 मिनट का टाइम मैं इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप सोच के करें क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट करने लगे आप। लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड्स गाइस। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप सिंपली तरीके से देखें। पहले तो मुझे बताइए कितने लोगों ने इसका आंसर -3 कहा है, n इज इक्वल टू -3। कितने लोगों ने n इज इक्वल टू -3 कहा है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए कितने लोगों का n इज इक्वल टू -3 आया है। और जितने भी स्टूडेंट का n इक्वल टू -3 आया वह बिल्कुल गलत आंसर है। जिन लोगों का भी n इक्वल टू -3 आंसर आया है वह बिल्कुल गलत आंसर है। मैं बता रहा हूं क्यों। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी वेक्टर की अगर बात की जाए, मॉड ऑफ f की अगर वैल्यू दी हुई है तो आपने बोला वह r टू द पावर n है, देन डेल डॉट f की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कल, प्रॉपर्टी नंबर 10 थी आई थिंक। मॉड ऑफ f इज इक्वल टू r टू द पावर n, देन टेल मी f वेक्टर कितना था, देन टेल मी f वेक्टर कितना था। आपका था f वेक्टर इज इक्वल टू r टू द पावर n माइनस 1 इनटू r वेक्टर। हाँ या ना, यही था, जल्दी से बताइए। r टू द पावर n माइनस 1 इंटू आर वेक्टर था। ओके, नाउ अगर आपसे कहा है डेल डॉट ऑफ f वेक्टर मींस व्हाट, डेल डॉट ऑफ f वेक्टर इज इक्वल टू 0। आपको ये कहा है कि इसकी वैल्यू 0 है। नाउ टेल मी इट मींस दैट डेल डॉट ऑफ r टू द पावर n माइनस 1 इंटू r वेक्टर इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट डेल डॉट ऑफ r वेक्टर अपॉन r टू द पावर r वेक्टर अपॉन r टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको यहीं रखे ले दिए। बट आपने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या,
del dot of r vector by r cube is equals to 0. It means that what? Del dot of r to the power minus 3 into r vector is equals to 0. दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए. यस आप इन दो इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3. देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 2. मुझे ये बताइए कितने लोगों ने, कितने स्टूडेंट्स ने इसका आंसर माइनस 3 किया था? टेल मी कितने स्टूडेंट्स ने माइनस 3 किया था? गाइज ये क्वेश्चन जो था गेट में आ चुका है और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से था. क्या था? आपके लिए एक प्रॉपर्टी आपको ये यूज करनी थी और आप देखिए जो आपको प्रॉपर्टीज दिए थे उनसे कितने सिंपल तरीके से यूज हो जाएगा. एक प्रॉपर्टी आपको ये यूज करनी थी और एक प्रॉपर्टी आपको ये वाला यूज करनी थी कि मॉड ऑफ वेक्टर f इज इक्वल टू r टू द पावर n, देन वेक्टर f इज इक्वल टू r टू द पावर n माइनस 1 इनटू r वेक्टर. तो ये दो प्रॉपर्टी आपको यूज करनी थी और इन दो प्रॉपर्टीज से ये क्वेश्चन हो जाता. तो इस क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. समझ आया कि नहीं? तो ज्यादा कुछ टफ था नहीं गाइस, ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको दो प्रॉपर्टीज यूज करनी थी, आप इन दोनों का यूज करते तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता. हाँ या ना? चलिए चलिए, जिन लोगों का माइनस 3 आया वो लोग समझ चुके हैं कि आपने मिस्टेक क्या करी थी. मिस्टेक ये करी थी कि आपने मिस्टेक क्या करी थी, आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला समझ लिया था, बट आपने ये फोकस नहीं किया कि आपको वेक्टर एफ की वैल्यू जो उसका मॉड जो आर टू द पावर है ना वह कुछ अलग दिया हुआ है. हाँ या ना? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें. चलिए चलिए, नो इश्यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 is if f vector is equals to 3xy I cap minus 4yz into j cap plus of xz square into k cap. Okay, now then del dot of del cross of f vector at 3, -5, 1. दिस इज ऑल्सो अ गेट क्वेश्चन. यस गाइज ये भी एक गेट क्वेश्चन है. आपको ये क्वेश्चन करना और आपको ब्लैंक में आंसर देना था. इसके लिए भी आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा. सारे क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मिनट का ही टाइम देता हूं क्योंकि आप थोड़ा सा सोचें तभी तो मतलब है. यस मुझे पता है कुछ क्वेश्चंस जो 1 मिनट से कम के रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस 1 मिनट से ज्यादा के रहते हैं. तो वो 1 मिनट से जो कम के क्वेश्चंस है, 1 मिनट से जो कम के क्वेश्चंस है वो उसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा यूज होता है. तो आपके उनका, और जो 1 मिनट से ज्यादा के क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा लेंदी टाइप हो जाते हैं. तो उन लेंदी क्वेश्चंस के लिए भी आपको थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ता है. इसीलिए गाइस 1 मिनट इज सफिशिएंट आई थिंक. चलिए करिए. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. लास्ट 30 सेकेंड्स लेफ्ट. 30. चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप. यार बहुत ही, अगर इसको देखा जाए तो कितने लोगों ने ऐसा करा है कि यार सबसे पहले सॉल्व करते हैं, हमसे पूछा है डेल क्रॉस एफ की वैल्यू निकालते हैं. तो डेल क्रॉस एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल क्रॉस एफ की वैल्यू हो जाएगी आई जे के कैप डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी वाई डी अपॉन डी जेड और एक्स की वैल्यू की जाए इज नथिंग बट 3xy माइनस 4yz इंटू एक्स जेड स्क्वायर. टेल मी कितने लोगों ने इसका पहले सोचा होगा कि सर एक काम करते हैं डेल क्रॉस एफ निकालते हैं. जैसे ही आपका डेल क्रॉस एफ आएगा उस डेल क्रॉस एफ में आप एक्स की, वाई की और जेड की जगह पर आप क्या रख देंगे? पहले आप निकालेंगे डेल क्रॉस एफ की वैल्यू. ना उस डेल क्रॉस एफ में क्या रख देंगे आप? एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे 3, -5, 1. ओके, इनको रखने के बाद अब आप क्या करेंगे? एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई. लेट अस सपोज द वेक्टर क्वांटिटी इज कम आउट टू बी इन इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस ऑफ सी के कैप. हाँ या ना? अब आप क्या करेंगे कि सर डेल डॉट ऑफ एफ निकालना है तो डेल डॉट ऑफ एफ वेक्टर निकाल लेंगे. जल्दी से बताइए. पहले आपने कहा कि ये वैल्यू नहीं रखेंगे, इस वैल्यू पर इसकी सारी वैल्यू निकालनी है. तो सॉरी जस्ट अ मिनट, मुझे लगा सिर्फ एक ही निकालना है. कोई नहीं. आपने पहले निकाला इसकी, तो इसकी वैल्यू आ गई डेल क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर की जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड
F1 I कैप प्लस F2 एक्स वाई जेड इंटू जे कैप प्लस ऑफ F3 एक्स वाई जेड इंटू के कैप, इस फॉर्म में आ गया। डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आ गई कि आपके पास यार डेल क्रॉस एफ क्या है, तो आपने ये निकाल लिया सिंपली, कोई इशू नहीं। बट इस डेल क्रॉस एफ को निकालने के बाद अब आपसे कहा कि डेल डॉट निकालना है, तो आपने कहा सर डेल डॉट कितना हो जाएगा, डेल डॉट ऑफ डेल क्रॉस ऑफ एफ इज वेक्टर इज नथिंग बट टेल मी कितना हो जाएगा ये वैल्यू, इज नथिंग बट डी अपॉन डी एक्स ऑफ F1 प्लस डी अपॉन डी वाई ऑफ F2 प्लस ऑफ डी अपॉन डी जेड ऑफ F3 प्लस ऑफ डी अपॉन डी जेड ऑफ F3 डी जेड ऑफ F3। ये वैल्यू निकालते हैं। इस वैल्यू की जो भी वैल्यू आएगी इसमें हम क्या रख देंगे, एट एक्स की जगह पर रख देंगे 3, वाई की जगह पर रख देंगे -5 एंड जेड की जगह पर हम क्या रख देंगे 1। टेल मी कितने लोगों ने ऐसे सॉल्व किया यार, जितने लोगों ने ऐसे सॉल्व किया यस, मेथड बिल्कुल सही है, बट ये बहुत लेंदी मेथड है। आप सिंपली इसकी प्रॉपर्टी देखते, टेल मी सिंपली आप इसकी एक प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, और वो भी डे टू डे लैंग्वेज में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताई थी। क्या क्या बताया था मैंने आपको गाइस, क्या बताया था मैंने आपको कि जो कर्ल जो है वह किसी के साथ खुश नहीं रहता, मींस कर्ल ऑपरेटर जो है किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ खुश नहीं है। तो आपने क्या कहा, सो दिस इज डेल डॉट डेल क्रॉस ऑफ एफ इज नथिंग बट 0। अब आप इतनी लेंदी जाएं और अब अगर यहाँ पे देखें तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं थी कि एफ वेक्टर क्या दिया हुआ है, आपको ये कैसे, कुछ आपको देखने की भी जरूरत नहीं थी, बस आपको ये दो ऑपरेटर दिख जाते एक साथ तो आप ये कर लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चन जो है आपके गेट में इसीलिए आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी चेक की जाती है, क्योंकि गेट एग्जाम आपको सिर्फ ये चेक करता है कि आपका कितना एप्टीट्यूड, देखिए गेट एग्जाम में एप्टीट्यूड बीच में क्यों लिखा हुआ है, एप्टीट्यूड ए मींस व्हाट, एप्टीट्यूड वो आपका यही चेक करता है कि आपको करने का तरीका क्या है। आप ऐसे लेबोरियस तरीके से भी करते हैं तो भी आपका आंसर आएगा, बट ये इतना टाइम ले लेगा, आपके 2 से 3 मिनट ले लेगा। बट अगर आप इसको देखे जाए तो ये क्वेश्चन जैसे ही डेल डॉट डेल क्रॉस एफ देखा, मुझे लगता है कि आपने 5 सेकंड के अंदर में आंसर दे दिया होगा बाकी लोगों ने, यस। तो आपको क्या करना, प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना, और सारी प्रॉपर्टीज को वैसे भी याद नहीं रखना, जो मैं प्रॉपर्टीज आपको कह रहा हूं वही आप प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। आप उन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे तो वह मोर देन इनफ है आपके क्वेश्चंस के लिए, उससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं। हाँ या ना, हाँ या ना, चलिए आगे मूव किया जाए, चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारे कुछ प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा हम और आगे मूव करते हैं, कैसे, अब आपने एक चीज सुना होगा, तो फर्स्ट कुछ फॉर्मूलेज आपको बताने जा रहा हूं। तो आपने एक सुना होगा, फर्स्ट थिंग इज ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ फाई इज परपेंडिकुलर, gradient of phi is perpendicular to phi। आपने ये सुना होगा, मींस ओवरऑल मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं डेल फाई इज नॉर्मल, डेल फाई इज नॉर्मल टू द प्लेन फाई, डेल फाई इज नॉर्मल टू फाई। चलिए सिंपल मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपने ये सुना भी होगा कि सर अगर आपसे बोलता है कि कैलकुलेट, अगर आपका सरफेस फाई है, अगर फाई है एफ है, जो भी आपको लगे कि ये सरफेस फाई जो है, आप इस सरफेस फाई का नॉर्मल वेक्टर निकालिए, तो आप क्या करते थे, डायरेक्ट ग्रेडियंट निकाल देते थे और कह देते थे कि दिस इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ द फाई इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द फाई। आप ऐसा कह देते थे, बट क्यों कहते थे, क्यों कहते थे, आपको रीजन पता है, आपको ये पता है कि क्यों कहते थे। लेट अस सपोज, मैं आपको बताता हूं, लेट अस सपोज कि आपका जो फाई प्लेन है, अगर आपने कहा उस पे कोई पॉइंट लिया, लेट अस सपोज हमने पॉइंट लिया, लेट अस सपोज पॉइंट इज x, y, z। नाउ टेल मी पोजीशन वेक्टर ऑफ p बता सकते हैं आप, टेल मी पोजीशन वेक्टर ऑफ p बता सकते हैं, यस पोजीशन वेक्टर ऑफ p मैं ऑफ कोर्स बता सकता हूं। प्रूफ दे रहा हूं गाइस आपको, इस चीज का प्रूफ दे रहा हूं कि आप क्यों डेल फाई इज नॉर्मल टू फाई कह देते थे, क्यों, इस चीज का प्रूफ दे रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि आपने और बाकी जगह भी देखा होगा, बट प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, प्रूफ इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि समझ में तो आए कि क्यों ये परपेंडिकुलर रहता है। यस सुनो ना, टेल मी अगर इसकी बात की जाए, पोजीशन वेक्टर ऑफ p की बात की जाए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p इज नथिंग बट इज x i कैप प्लस ऑफ x i कैप प्लस ऑफ y j कैप प्लस ऑफ z k कैप। ओके ओके, ना टेल मी dr वेक्टर कितना होगा, टेल मी dr वेक्टर कितना होगा,
इज नथिंग बट dx ऑफ i कैप, dx ऑफ i कैप प्लस ऑफ dy ऑफ j कैप, dx ऑफ i कैप प्लस dy ऑफ j कैप प्लस dz ऑफ k कैप। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। नाउ टेल मी अगर मैं बात करूं फाई, अब मैं उसका ले रहा हूं ग्रेडियंट, मींस व्हाट, फाई क्या है, फाई इज नथिंग बट कांस्टेंट, yes or no, phi is nothing but constant, okay now tell me phi अगर nothing but constant है तो d phi कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ phi is nothing but जीरो। हाँ या ना, बताइए, किसी को कोई डाउट है, इतनी स्टेप में कोई डाउट है कि यार phi अगर कांस्टेंट है तो उसकी अगर बात की जाए तो d phi की वैल्यू होगी जीरो। यार कांस्टेंट से मींस व्हाट, ये एक कांस्टेंट है, हाँ या ना, दिस इज नथिंग बट phi इज कांस्टेंट फॉर अ प्लेन। अगर हम बात करें इस पे तो इसमें phi कांस्टेंट है, ओके, और अगर phi कांस्टेंट है तो d phi की वैल्यू होने वाली है जीरो। नाउ टेल मी अगर आपको टोटल डेरिवेटिव याद होगा, मैंने जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाया था टोटल डेरिवेटिव का आपको याद होगा, तो इसमें क्या कहेंगे इसको, इस phi इज फंक्शन ऑफ x, y, z, yes or no, phi इज नथिंग बट x, y, z। मुझे ये लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ नहीं आया होगा कि सर phi कांस्टेंट क्यों है, किसी को ये तो नहीं, मैं बता देता हूं। phi कांस्टेंट इसीलिए है क्योंकि गाइस एक प्लेन उसमें बात करो तुम, दिस वन प्लेन की बात करो तो वह प्लेन तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसकी हम सारी चीजों में कोई बात ही नहीं कर रहे, मींस हमने जो phi जो है, यस ये जो phi प्लेन है उसको तो हमने चेंज ही नहीं किया, तो उसके d phi की वैल्यू क्या रहेगी, ऑफ कोर्स जीरो रहेगी। और आपको गाइस टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने बता चुका था, दिस इज नथिंग बट d phi by dx into dx plus nothing but d phi by dy plus of d phi by dy into dy plus of d phi by dz into dz is equals to जीरो, यस और नो। और अगर इन वैल्यूज की बात की जाए तो मुझे ये बताइए, अगर d phi by dx, d phi by dy की बात की जाए तो दिस इज नथिंग बट del is nothing but del of phi is nothing but d upon dx of phi I cap plus d phi upon dy of j cap plus d phi upon dz of k cap. Tell me, this is your equation 1, this is your equation 2, this is your equation number 3. Now tell me अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं किस किस का, del phi dot dr वेक्टर, टेल मी del dot phi dr वेक्टर का अगर मैं ये ले लेता हूं तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और नहीं, इक्वेशन नंबर 2 आने वाली, मींस और कुछ नहीं, इसकी वैल्यू आने वाली है d phi by dx into dx plus of d phi by dy into dy plus of d phi by dz into dz, d phi by dz into dz, यस। और अगर इसकी बात की जाए तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है जीरो, मींस del phi dot dr वेक्टर की वैल्यू क्या है, जीरो। नाउ टेल मी आपने एक पॉइंट लिया था, आपने एक पॉइंट पर बात कर रहे थे कि मैं इस पॉइंट पर चेक कर रहा था, और उस पॉइंट पर आपने जब नॉर्मल की बात की, जब आपने उस पॉइंट पर नॉर्मल की बात की गाइस, तो जब आपने उस पे नॉर्मल की बात की और वह जस्ट स्लाइट वेरिएशंस आपने लिए उसकी पोजीशन के, तो नाउ टेल मी अगर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट है जीरो, इट मींस दैट del phi and dr are perpendicular to each other, del phi and dr are perpendicular to each other, d phi are perpendicular to each other। और अगर ये दोनों perpendicular to each other हैं, इट मींस दैट आपने कह दिया कि यस del phi इज नॉट नॉर्मल, नॉर्मल के लीजिए या परपेंडिकुलर के लीजिए, इज बोथ आर द सेम थिंग, ये आपको तो पता ही होगा। नाउ अब बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आया होगा सर ओवरऑल हो क्या रहा है, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझिए। ओवरऑल लाइक दिस, ऐसा हो रहा है कि ये आप मान लीजिए एक प्लेन है, ठीक है, इस पे ये एक आपका कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स की अगर मैंने बात करी तो कोई पर्टिकुलर फॉर्म में एक्स वाई जेड हमने कुछ दिया रहेगा कि ये तो जनरल पॉइंट हो गया एक्स वाई जेड, और अगर कोई पॉइंट दिया रहेगा तो उस पॉइंट को हम रख देंगे इन दी एंड में। और इस पे अगर हम बात की जाए तो दिस इज नथिंग बट नॉर्मल, और ये नॉर्मल हमको किससे मिला है, del phi से, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब आपको मुझे लगता है गाइस कि आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि del phi जो है क्यों नॉर्मल्स टू phi होता है, समझ आया कि आपको जो डायरेक्ट लिखवा देते हैं कि del phi इज डायरेक्टली, अगर आपको लिखवाना है कि सर
डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखवा देते हैं कि डेल फाई और ग्रेडियंट ऑफ फाई इज परपेंडिकुलर टू द फाई और आप क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। नहीं, जो चीज इंपॉर्टेंट है समझने की वह सारी चीजें आपको समझना ही पड़ेगा। तो बताइए कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये चीज समझ ना आई हो? टेल मी, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये चीज समझ ना आई हो? जल्दी से बताइए। फर्स्ट थिंग सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट पे अगर अब मैं आपसे बात करूं, आपसे मैं पूछता हूं कि टेल मी यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर डेल फाई इज नॉट, टेल मी, डेल फाई इज नथिंग बट नॉर्मल वेक्टर। और अगर आपको इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो डेल डॉट इज इक्वल टू डेल ऑफ फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई। तो ये आपका होने वाला है क्या? सरफेस नॉर्मल वेक्टर। ओके। चलिए, तो क्वेश्चन की अगर आप बात करी जाए तो एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन से आप स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन इज if phi is equals to x cube minus of y cube plus of x square z, then calculate unit surface normal vector at 1, 1, -2। चलिए, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं आपको ये करने के लिए, अच्छे से करिएगा। चलिए, प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस तो अभी हम स्टार्ट कर ही चुके हैं। चलिए गाइस, चलिए, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर देखा जाए ना तो आपको ये सिर्फ मैंने इसीलिए दिया था कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके, और प्रैक्टिस करना ही क्या था, आपसे पूछा कि सरफेस नॉर्मल वेक्टर बताइए, क्या? यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर। तो आपने कहा सर यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर इज नथिंग बट डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई। कितनी वैल्यूज पे निकालना है आपको? एट 1, 1, -2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आपको ये तो नहीं बताना है कि ये डेल फाई क्यों लिया है। डेल फाई इसलिए दिया बिकॉज ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल्स टू द फाई। ओके मींस ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया था आपके पास कि सर इसकी वैल्यू निकालिए। तो अगर इसकी बात की जाए तो आप कहेंगे सर डेल फाई इज इक्वल्स टू, टेल मी, अगर आपसे इसकी बात की जाए तो आप कहेंगे सर डेल फाई इज इक्वल्स टू डेल ऑफ फाई इज नथिंग बट डी अपॉन डी एक्स ऑफ फाई आई कैप प्लस ऑफ डी अपॉन डी वाई ऑफ फाई जे कैप प्लस ऑफ डी अपॉन डी जेड ऑफ फाई के कैप। मीन्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ फाई की वैल्यू अगर बात की जाए इज नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस ऑफ डी अपॉन डी वाई ऑफ फाई की वैल्यू इज एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस ऑफ डी अपॉन डी जेड ऑफ फाई की वैल्यू इज नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड इंटू के कैप। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी बात की जाए, अगर मैं इसकी बात करूं तो नाउ टेल मी, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट थ्राइज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू जेड इंटू आई कैप। हाँ या ना? दिस वैल्यू इज थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू जेड आई कैप
प्लस ऑफ इसका डेरिवेटिव करता हूं तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू जे कैप, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं z के रिस्पेक्ट में इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर के कैप। नाउ टेल मी अगर मुझे डेल फाई की वैल्यू कितने पॉइंट पे निकालना है, दिस इज नथिंग बट डेल फाई। अब मुझे इस डेल फाई की वैल्यू कितने पर निकालना है, 1 1 माइनस 2, तो वैल्यू आप रख देंगे। तो दिस वैल्यू इज 1 रखा, दिस वैल्यू इज 3 प्लस ऑफ x इंटू जेड की वैल्यू रखी थी 2 इंटू माइनस ऑफ 2 इंटू आई कैप प्लस ऑफ माइनस ऑफ 3 इंटू वाई स्क्वायर इज नथिंग बट 1 इंटू जे कैप प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 1 इंटू के कैप। तो ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी del of phi at 1 minus 2 is nothing but minus of I cap minus of I cap minus of thrice of j cap plus of k cap। हाँ या ना? और अगर आपसे मैं पूछूं तो आपसे अब क्या पूछा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो आपको इसका क्या निकालना है, मॉड बी निकालना है। आप क्या कहेंगे, मॉड ऑफ फाई is nothing but root over 1 plus of 9 plus of 1 is equals to root over 11। ओवरऑल यूनिट वेक्टर की बात की जाए तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, तो आपका यूनिट वेक्टर कितना आने वाला है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर 11। समझ आया? जल्दी से बताइए। यस, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट था सिर्फ इसीलिए कि आपको एक्चुअल में फील तो आए डायरेक्ट, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये चीजें ही नहीं पता रहती कि ये आया क्यों है। डायरेक्टली वो रट लेते कि हाँ ओवरऑल ऐसा होता है, मगर उनको एक्चुअल उसका बेस रीजन नहीं पता रहता कि यस ये हुआ क्यों। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को इस क्वेश्चन में डाउट होगा। चलिए, तो पहला कंसेप्ट आपको समझ आया कि सर ग्रेडियंट ऑफ फाई इज परपेंडिकुलर टू फाई क्यों होता है। न्यूमेरिकल हमने किया इससे पहले, अब हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा कि ग्रेडियंट ऑफ फाई इज परपेंडिकुलर टू फाई क्यों होता है। नाउ सेकंड कंसेप्ट पे मूव करें। सेकंड कंसेप्ट इज एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। यस, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज एफ x, y, z is equals to c1, फर्स्ट सरफेस है, एंड सेकंड सरफेस इज g जो भी x, y, z is equals to c2 है, is given by। चलिए इसका एंगल कैसे निकलेगा, तो इसका एंगल को समझाने से पहले तो मैं अगर आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आपको सारी चीजें इसकी बता दूंगा ये फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं रटनी है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है ना, उसको याद रखने की। is nothing mod of del of f into mod of del of g। चलिए ध्यान से सुनिए। लेट अस सपोज आपने कोई भी दो सरफेस मान लिए, लेट अस सपोज फर्स्ट वन इज, एक ये सरफेस है, एक आपका दूसरा सरफेस ये है। तो आपको ये दो सरफेस तो पहले से ही नॉर्मल दिख रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको इस एग्जांपल से बता रहा हूं, फिर आपको मैं थोड़ा से और जनरल उससे बता दूंगा। नाउ टेल मी, अगर आपसे मैं पूछूं इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर दिस इज द नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस। टेल मी इस सरफेस का नॉर्मल क्या होने वाला है, यही है, ये आपका सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल दिस वन। और अगर मैं आपसे बात करूं दूसरा सरफेस ये है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर दिस वन इज द नॉर्मल। नॉट टेल मी, ये सरफेस तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बट इन दोनों के बीच का अगर नॉर्मल की बात की जाए, अगर इन दोनों के बीच के नॉर्मल की बात की जाए, तो नॉर्मल के बीच का एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। इट मींस दैट इससे एक सिंपल सा कंक्लूजन निकलता है कि जो आपके सरफेसेस का एंगल रहता है, द एंगल बिटवीन द सरफेसेस इज द आल्सो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताया, अगर आप इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो। चलिए अगर आप इससे परपेंडिकुलर नहीं लेते हैं, तो लेट अस सपोज ये आपने फर्स्ट प्लेन माना एंड दिस इज योर सेकंड प्लेन, परपेंडिकुलर ना मान के आपने इससे कुछ इंक्लाइन मान लिया। अब अगर मैं बात करूं इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, दिस इज योर नॉर्मल। टेल मी दिस इज योर नॉर्मल इस सरफेस का। और अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, टेल मी अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, तो आपका यही नॉर्मल रहने वाला है, दिस इज द नॉर्मल, हाँ या ना? अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज द नॉर्मल। नाउ अब यहाँ पे चेक करिए ध्यान से, अब यहाँ पे चेक करिए आपके जो एंगल्स हैं किस किस के बीच के, नॉर्मल्स और प्लेन के बीच का एंगल सेम दिखेगा।
क्यों यार, सिंपल सी प्रॉपर्टी है क्या, द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस एंड द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल बी द सेम। यस यार, जो सर्फेसेस हैं उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल लीजिए तो वो भी सेम आने वाला है। हाँ या ना, आपको मैंने ये सिंपल से परपेंडिकुलर वाले एग्जांपल से देखेंगे तो बहुत ही सिंपली समझ आ जाएगा, मैंने आपको बता चुका हूं। यस और नो, चलिए मींस आपने क्या कहा है, आपने कहा है एंगल एंगल बिटवीन द सर्फेसेस, एंगल बिटवीन द सर्फेस, angle between the surface is nothing but angle between the surface is equal to equals to angle between their normals, angle between their normals। ओके ओके, नॉट टेल मी, अगर हम उसमें नॉर्मल्स की बात की जाए और अगर हम उस नॉर्मल की बात की जाए उन दोनों सरफेसेस के नॉर्मल की, तो नॉर्मल कैसे निकलेगा दो सरफेसेस का, एक सरफेस जो है उसका डेल ऑफ एफ हो जाएगा और दूसरे का सरफेस की बात की जाए दिस इज नथिंग बट डेल ऑफ जी। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि डेल ऑफ एफ और डेल ऑफ जी अब नॉर्मल क्यों है सरफेस के, तो अभी मैंने बताया आपको, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मींस डेल ऑफ एफ एंड डेल ऑफ जी इज नाउ नॉर्मल्स टू ईच अदर। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर डेल ऑफ एफ और डेल ऑफ जी एक दूसरे के नॉर्मल है, यस यस, अगर अपन बात करें ये किसके हैं, जो सरफेस एफ है और सरफेस जी है उनके नॉर्मल से, कौन, डेल ऑफ एफ एंड डेल ऑफ जी। नाउ टेल मी, मुझे क्या निकालना है, दोनों सरफेस के बीच का एंगल, तो मैं इन दो के बीच की अगर बात करूं दिस इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ टेल मी, नाउ टेल मी आप दो सरफेसेस के बीच का एंगल निकालिए, चाहे उन दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल निकालिए, आपका चीजें सेम आने वाली। नाउ टेल मी ये क्या है, ये दो वेक्टर है, और अगर आपसे मैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए किया बताऊं तो आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक में ही समझाया था, बेसिक में ही समझाया था कि अगर आपको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालना है तो कैसे निकालते थे, इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट्स है। तो आपने क्या कहा, डेल ऑफ एफ डॉट डेल ऑफ जी इज नथिंग बट mod of del of f into mod of del of g into cos theta। now tell me यहां से cos theta की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, cos theta की वैल्यू आई है del of f dot del of g divided by del of that divided by del of g into divided by mod of del of f mod of del of g। जल्दी से बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें, टेल मी आपको कोई भी डाउट आया, जल्दी से बताइए इसमें कोई भी डाउट है छोटा सा भी। बहुत ही सिंपल सी बात थी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपको पता रहती पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्या कि एंगल बिटवीन द सर्फेसेस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, और ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है आप 10th क्लास से जानते हैं। यस, ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने 10th क्लास से अभी तक में ये प्रॉपर्टी सुनी ना हो, बस आपने उसको सही से एनालाइज नहीं किया और उसको सही से यूज करना नहीं सीखा। तो आपको ये जो डायरेक्ट फॉर्मूलेस बता दिए जाते हैं उनका मेन रीजन ये रहता है, तो मेन रीजन समझ के अगर आप क्वेश्चन को करेंगे, उनके सारी चीजें समझे कि यस एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो वह सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे फील के साथ पढ़ा करिए। हाँ या ना, समझ आया कि एंगल बिटवीन द, ओके ओके। नाउ अगर अपन बात करें एक स्पेशल केस रहता है, स्पेशल केस तो बहुत ही सिंपल आपको पता ही होगा, क्या होगा स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या होगा, स्पेशल केस आपका वही रहेगा, कौन सा रहने वाला, आप कहेंगे नॉर्मल सर्फेसेस, मींस बोथ द सर्फेसेस आर नॉर्मल टू ईच अदर। नॉर्मल सर्फेसेस की बात की जाए मींस तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, उसकी कंडीशन में क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा अगर दो सर्फेसेस एक दूसरे के नॉर्मल है। नाउ टेल मी अगर दो सर्फेसेस एक दूसरे के नॉर्मल है इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मींस व्हाट, cos of theta is equals to cos of 90 is equals to 0। हाँ या ना, मींस आपकी डेल ऑफ एफ डॉट ऑफ डेल ऑफ एफ डॉट डेल ऑफ जी इज इक्वल्स टू 0। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी, क्योंकि बहुत बार आपको सरफेसेस के बीच में आपको ये नहीं कहेगा एंगल निकालिए, आपको डायरेक्ट कह देगा टू सरफेसेस आर नॉर्मल्स टू ईच अदर देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दो सरफेसेस हैं उन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो डेल डॉट ऑफ एफ एंड डेल डॉट ऑफ जी की जो वैल्यू रहती है, जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आती है वह 0 आती है। हाँ या ना, जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए एक क्वेश्चन दिया रहा है आपको इसके रिगार्डिंग, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं फिर अपन आगे मूव करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, पहले तो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन इज
एंगल बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 and x square plus of y square minus of z is equals to 3 at 2 comma minus 1 comma 2 2 comma minus 1 comma 2। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दे देता हूं मैं 1 मिनट का। कैलकुलेशन मिस्टेक भी मत करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ही दिया है ये क्वेश्चन। फॉर्मूला कंसेप्ट सब बता चुका हूं बट प्रैक्टिस के लिए ही ये क्वेश्चन दिया है। लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड। चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। टेल मी थीटा की वैल्यू आई आपकी। चलिए इस क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए कैलकुलेशन में मदद कीजिएगा मेरी भी। सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है मेरे पास। नाउ टेल मी, अगर बात की जाए दिस इज नथिंग बट अ वन सरफेस। ओके, लेट अस सपोज दिस सरफेस इज f इज इक्वल्स टू, this is nothing but f is equals to x square plus of y square plus of z square is equals to 9। now tell me, अगर मैं बात करूं तो del of f is nothing but, अगर मैं आपसे कहूं टेल मी दिस इज नथिंग बट del of f की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर twice of x into i cap plus twice of y into j cap plus of twice of z into k cap। now tell me, अगर मैं इसकी बात करूं, आपको इस पे किस पे निकालना, मींस ओवरऑल ये है, लाइक लेट अस सपोज आपको ओवरऑल ये है, this is your one plane and let us suppose another plane is something like that। चलिए बन ही नहीं रहा वो। ओवरऑल आप इतना समझिए कि एक अगर प्लेन पे बात की जाए तो प्लेन पे आपका नॉर्मल ये है और दूसरा नॉर्मल ये है, हाँ है ना। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर आपसे बात की जाए तो आपसे एंगल पूछा है। अगर आपसे एंगल पूछा है उसने, तो अब आप क्या कहेंगे कि सर किस पॉइंट पे पूछा है, तो वह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या कहा कि यार मुझे डेल ऑफ एफ की वैल्यू पता है बट किस पॉइंट पे कहा, तो आप कहेंगे मुझे किस पॉइंट पे निकालना है। ये तो जनरल फॉर्म है, किस पॉइंट पे निकालना है, 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2। तो आपने ये वैल्यू रख दी, रखिए 2 रखा, दिस इज नथिंग बट 4 आई कैप माइनस ऑफ 2 जे कैप प्लस ऑफ 4 के कैप। हाँ है ना, जल्दी से बताइए आपको डेल ऑफ एफ की वैल्यू आई समझ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब अगर अपन बात की जाए तो आपकी जी की बात की जाए तो दूसरा सरफेस क्या है, जी, जी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, एक्स स्क्वायर, इसको -9 कर लीजिए यहाँ पे, जेड स्क्वायर -9। इसकी बात की जाए तो आप कहेंगे कि सर जी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर -3, इस फॉर्म में कर लीजिए। और अगर बात की जाए, अगर बात की जाए डेल ऑफ जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर डेल ऑफ जी की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एक्स आई कैप, ट्वाइस ऑफ एक्स आई कैप, ट्वाइस ऑफ वाई जे कैप प्लस ट्वाइस थ्राइस ऑफ जेड स्क्वायर के कैप। ओके, वैल्यूज रख दीजिए क्या, 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, मीन्स आपने डेल ऑफ जी में वैल्यू क्या रख दी, 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, इसकी वैल्यू ली। तो आपने अगर इसकी बात की तो मुझे बताइए क्या आने वाली है वैल्यू, 2 रखा इज नथिंग बट 4 आई कैप। कैलकुलेशन में मदद कीजिएगा मेरी, इज नथिंग बट 2 जे कैप। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 रखता हूँ, नॉट टेल मी दिस इज, ये मैंने 3 गलत कर दिया कि जेड क्यूब नहीं था, ये जेड क्यूब नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा दिया हमने, इज नथिंग बट दिस वैल्यू इज नथिंग बट माइनस ऑफ जेड। और अगर ये माइनस ऑफ जेड है तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस ऑफ के कैप। तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू क्या आने वाली है, -1 के कैप।
नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी डेल ऑफ जी, मींस आपके पास दो वेक्टर आ चुके हैं। नाउ अगर हम बात करें आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, वो कितना होने वाला है, इज नथिंग बट cos थीटा इज इक्वल्स टू इज नथिंग बट दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डेल एफ डॉट डेल जी अपॉन अपॉन मॉड ऑफ डेल ऑफ एफ डॉट मॉड ऑफ डेल ऑफ जी। ना टेल मी अगर डेल इसकी बात की जाए, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, चलिए करिए इनकी बात की जाए तो अभी हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं क्या, डेल ऑफ एफ का मॉड निकाल लेते हैं। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर। टेल मी क्या वैल्यू आ चुकी है, टेल मी दिस इज 4 स्क्वायर इज 16, दिस वन इज 36 का रूट इज नथिंग बट 6, हाँ है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं मॉड ऑफ डेल जी की बात की जाए, दिस वैल्यू इज नथिंग बट रूट ओवर इसका स्क्वायर करते रहा 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ओवरऑल कितने वैल्यू आ रही है इसकी, दिस इज नथिंग बट रूट ओवर 21 ना। सारी वैल्यूज को आपको यहाँ रखना है, सिंपल सा रख दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। आपने क्या करा, डेल ऑफ एफ डॉट डेल ऑफ जी की अगर मैं बात करूं, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या लिखना है आपको, cos थीटा इज इक्वल्स टू डेल ऑफ एफ डॉट डेल ऑफ जी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डेल ऑफ एफ इनटू मॉड ऑफ डेल ऑफ जी। डेल ऑफ एफ की वैल्यू कितनी थी, डेल ऑफ एफ की वैल्यू की बात की जाए इज नथिंग बट 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस ऑफ 4 के कैप, और डेल ऑफ जी की वैल्यू कितनी थी, 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस ऑफ के कैप, और इनकी वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं। मॉड ऑफ डेल ऑफ एफ की वैल्यू 6 एंड मॉड ऑफ डेल ऑफ जी की वैल्यू इज नथिंग बट रूट ओवर 21, हाँ है ना। बस अब आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट का आपको पता ही होगा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी cos थीटा इज इक्वल्स टू 4 into 4 is nothing but 16, minus 2 into plus 2 is nothing but 4, and this value plus into minus 1 is nothing but -4 divided by just a minute मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या, 4 i cap minus 2 j cap 4 i cap minus 2 j cap plus of 4 k cap, okay this value is 4 i cap minus 2 j cap minus of k cap, सही तो लिखा है। अगर इसकी बात की जाए 4 into 4 is 16, minus minus plus of 2 into is 4 and this one is 0, yes this value is 6 into root over 21, और अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो this value is cos theta is come out to be 6 and 4 is 20 minus is nothing but 16, 6 root 21, 2 3 just 6, 2 8 just 16, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट cos इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 3 रूट ओवर 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। वन मोर थिंग मेरी बात सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। कभी कभी आपके पास क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं कि कभी कभी आपको उसमें दो ऑप्शंस भी आ जाते हैं, यस क्या मुझे एक बात सिंपल से बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट अस सपोज दिस इज वन नॉर्मल दिस इज सेकंड नॉर्मल, तो आपके एंगल कितने होंगे, आप कहेंगे सर दिस इज माय फर्स्ट एंगल एंड दिस इज माय सेकंड एंगल, हाँ है ना। तो आपसे किसने कहा कि ये एंगल फर्स्ट है, दिस एंगल इज सेकंड, तो मुझे बताइए कि इससे कौन सा आंसर आएगा, तो जरूरी नहीं आपके दोनों टाइप के आंसर हो सकते हैं। तो एक एंगल क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछे एंगल बिटवीन द प्लेन, तो एक हो जाएगा थीटा, दूसरा हो जाएगा क्या 180 माइनस थीटा, ओ सॉरी 180 कह रहा हूं, इज 360 माइनस ऑफ थीटा। ये सिंपल सी बात है, अगर ये आपसे दो प्लेन है दो नॉर्मल से, अगर मैं आपसे बात करूं तो वन इज नथिंग बट थीटा एंड अदर वन इज नथिंग बट 360 माइनस ऑफ थीटा। तो आप ना ऑप्शंस के हिसाब से चेक करा करिए, आपको ना कभी भी वह एक्यूट एंगल से ज्यादा वाला नहीं देता तो आप उसे थीटा की ही वैल्यू निकाल के दिया करें। अगर आपको कुछ नहीं दिया मींस आपको एक्यूट में ही देना, और अगर आप बात करें दो ऑप्शंस दिए तो यस दो ऑप्शंस भी पॉसिबल है, तो वो आपको ऐसे ऑप्शन देगा ही नहीं, हाँ या नहीं, जल्दी से बोलिए हाँ या ना। चलिए चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, टाइम हो चुका है, तो फिर कल इससे आगे पढ़ने वाले डायरेक्शन डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है आपको आज की सारी चीजें समझ आई होंगी, यस कि कैसे हमको प्रॉपर्टी यूज करना है, क्यों ग्रेडियंट ऑफ फाई इज परपेंडिकुलर टू फाई होता है,
क्यों क्यों सरफेस नॉर्मल वेक्टर्स क्या होता है, एंगल बिटवीन देम क्या होता है, उस पर न्यूमेरिकल्स भी किए। तो बहुत ही अच्छे से हम आगे मूव कर रहे हैं। तो आगे मूव करने से पहले आपके लिए ये अनाउंसमेंट है गाइस कि आपके लिए एसएससी जेई का बैच आ चुका है। यस गाइस, आपके लिए एसएससी जेई के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, आईएन, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो गाइस, आपके लिए एसएससी जेई का बैच स्टार्ट हो चुका है। और अगर गाइस आपके लिए एसएससी जेई का बैच अभी स्टार्ट हो चुका है तो आप उसमें बिल्कुल भी लेट मत होइए, क्योंकि अगर आप बात की जाए तो एसएससी जेई बैच की जो फीस है, अगर 1 ईयर की फीस बात की जाए इस 5,400 after using my code Pallav Live. Yes, after using my code Pallav Live, आपको कितना 10% के डिस्काउंट के बाद आपका 1 ईयर का कितने का प्लान है, इज नथिंग बट 5400। और सोचिए अगर 5400 में आपको 1 ईयर का प्लान मिल रहा है और अभी आपके पास दिन बहुत कम है, तो आप देखिए कितने अच्छे से सिर्फ 5400 में आप अपने क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, कंसेप्ट और ये सारी चीजें सीख कर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। और आई थिंक आपके फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए 5400 रुपीज इज नॉट अ बिग डील। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द एसएससी जेई में, अभी आप दिन देखें तो बहुत कम दिन बचे हुए गाइस, ओनली 85 डेज अप्रॉक्स। अगर बात की जाए बहुत ही कम दिन बचे हैं गाइस, सो अपना टाइम सिर्फ ये सोचने में ना निकालें कि मैं कल लेता हूं, मैं परसों लेता हूं। आपका एक एक दिन में दूसरे जो स्टूडेंट है वे आपसे आगे जाते जा रहे हैं, यही तो कंपटीशन। और अगर आप ये 3 महीने सिर्फ आपने इसमें वेस्ट कर दिया कि मैं यूट्यूब से कंटेंट निकाल लूंगा या यूट्यूब पर जो पढ़ाना है उससे पढ़ लूंगा, तो गाइस आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको सारी चीजें एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में चाहिए, आपके सारी प्रैक्टिस के साथ सारी चीजें आपको विद इन अ टाइम में चाहिए। तो आपको विद इन अ टाइम और सारी चीजें अच्छी चाहिए, तो आपको जल्द से जल्द उसमें अनअकैडमी से जुड़ जाइए। और उससे जुड़ने के लिए आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव ही यूज करना है। आपका फिर से डाउट क्लियर कर देता हूं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईएन ब्रांच के स्टूडेंट है, किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट है, आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं। और आपको ये करना है बिकॉज आपके जो भी डाउट हैं, ये सारे डाउट जो भी चीजें हैं आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, रीजनिंग के रिगार्डिंग, एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग, और आपके जो भी बाकी आपको गाइडेंस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं कि सर आप हमारे साथ टिल हमारे सिलेक्शन तक, गेट एग्जाम के सिलेक्शन तक, एसएससी जेईई में सिलेक्शन तक साथ रहिए, तो आप एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कीजिए। नाउ अगर बात की जाए तो अगर आप गोल की बात की जाए तो आप अपना एक गोल भी पिक कर सकते हैं। लेट अस सपोज आपका गोल गेट एंड ईएससी। यस गाइस, जो स्टूडेंट अभी गेट एंड ईएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर अपना गोल गेट एंड ईएससी चूज करें सबसे पहले अनअकैडमी ऐप में। आफ्टर दैट वे गेट सब्सक्रिप्शन प्लान पर क्लिक करें। आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितने, आपके 12 मंथ और 24 मंथ। गाइज ऑप्शन तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ भी अवेलेबल है, बट अभी गेट एग्जाम में मिनिमम 8 मंथ रिमेन है, तो आपको क्या करना है, तो आपको 12 मंथ और 24 मंथ का ही प्लान लेना। यस, अगर बात की जाए 12 मंथ के प्लान की तो कितने का है, ये इज 25,000 रुपीज, इज 25,000 रुपीज। बट आपने कहा कि सर इस पे कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो यस, आप हमारे स्टूडेंट है तो आपके लिए एज अ डिस्काउंट इज पल्लव लाइव यूज करिए, पल्लव लाइव यूज कीजिए। आपको एज अ डिस्काउंट ऑफ 10% का आपको डिस्काउंट रहेगा, देन इट्स प्राइस इज कम आउट टू बी 22,500। नाउ अगर आप 2 ईयर्स की बात करते हैं, इट्स ऑफ अप्रॉक्स 30,000। इस पे अगर आप एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करते हैं तो सेम आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है, और आपको कितना होने वाला है, 3,000 रुपीज ऑफ हो जाएगा, और आपके लिए फाइनल प्राइस होगा 27,000 रुपीज। नाउ मुझे लगता है 10% डिस्काउंट तो आपकी हेल्प के लिए होता है कि यस हम आपको एज आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए 10% डिस्काउंट तो बनता है। बट उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि आपके 30 मार्क्स जो है एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 30 मार्क्स की गारंटी मेरे से हो जाती है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो नाउ यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर गाइज आप ये चाहते हैं कि आपके 30 मार्क्स रिजर्व हो, यस आप अगर ये चाहते हैं कि सर हमारे 30 मार्क्स रिजर्व हो, तो आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करना है। क्योंकि आपके लिए अगर आपको ये चाहना है तो ये इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करिए, ताकि आपकी मैं भी सारी चीजें, आपके सारे डाउट, सारी चीजें क्लियर कर सकूं।